बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 418 पॉइंट्स इजाफे से 48,100 पॉइंट्स की नफसाती हद पर बंद हुआ। 47,000 का लेवल क्रॉस का 100 इंडेक्स ने आज, और 48,100 के लेवल पर आज 100 इंडेक्स बंद हुआ। अनाउंसमेंट सीजन है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं ब्रोकर्स के, जिसकी वजह से आज हमने कराची स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो इसराइल और पैलेस्टाइन का जो तनाज़ा हुआ है, इससे अमेरिका की स्टॉक मार्केट रेड जोन में दाखिल हुई, यूरोप की हुई, इसके अलावा मिडिल ईस्ट की स्टॉक मार्केट्स रेड जोन में दाखिल हुई। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त ग्रीन जोन में बंद हुई और ग्रीन जोन में ही ट्रेड हुई आज पूरा दिन, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं और FDI की शरह में किसी हद तक हम कभी देख रहे हैं, जिसकी वजह से असरअंदाज नहीं हो रही आलमी सूरत हाल। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, सीमेंट के स्टॉक्स, IT और बैंकिंग के स्टॉक्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि ओवरऑल मजमूई तौर पर 350 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल 227 कंपनीज के शेयर्स ग्रीन जोन में ट्रेड हुए और सिर्फ 94 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड जोन में ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट आज तेजी की सिमत गामजन रही और इख्तिताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। इसके अलावा बात करेंगे प्रोग्राम में करेंसी मार्केट की, तो इंटरबैंक और ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.14 कम हुआ है और ₹280.51 की सतह पर बंद हुआ। ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, ₹280.50 से घटकर ओपी मार्केट में डॉलर ₹280 पर बंद हुआ। जाहिर सी बात है, जो स्मगलर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हवाला हुंडी नेटवर्क को कारी ज़रब लगी है, ग्रे मार्केट सबूताज हुई है, जिसकी वजह से इंटरबैंक और ओपी मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क बिल्कुल बराबर हो गया है। एक वक्त था कि इंटरबैंक और ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 8% पे चला गया था और IMF की शर्त है कि 1.25% से ज़्यादा इंटरबैंक और ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इंटरबैंक और ओपी मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क बिल्कुल बराबर हो गया है। लिक्विडिटी क्रंच जो डॉलर के स्टॉक मार्केट में है वो ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन किसी हद तक कंट्रोल हुआ है। एक्सचेंज कंपनीज ने गुज़िश्ता 1.5 माह में अप्रॉक्सीमेटली इंटरबैंक मार्केट को $1 बिलियन जमा करा दिए हैं और टारगेट है इससे ज़्यादा का, और ये अचीवमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। एक्सचेंज कंपनीज ने कहा है कि हम मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पर भी $20-30 मिलियन इंटरबैंक मार्केट में जमा करा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा वाले दिनों में इस टारगेट को मज़ीद स्प्रेड किया जाए। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट पर क्या असरात मुरतब हुए हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में, खाम तेल की कीमतों में यकदम इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा हुआ है, जिसके बाद फ़ी बैरल $86 का हो गया है। लंदन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी इजाफा हुआ है, 4% इसकी कीमत में इजाफा हुआ। उसके बाद फ़ी बैरल $88 का हो गया। और देखें, जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो इसके मनफी असरात पूरी दुनिया में मुरतब होंगे, और हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होगा, डीज़ल सस्ता होगा। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीज़ल इनकी कीमतों में इजाफा होगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हमारी मार्केट पे भी आएगा। और ये जो जंग हो रही है इसराइल और पैलेस्टाइन की, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स भी रेड जोन में दाखिल हो गई। जाहिर सी बात है, डिमांड बड़ी है क्रूड ऑयल की, उसकी वजह से लोगों ने स्टॉक करना शुरू किया है, तो ओवरऑल इनकी कीमतों में इजाफा हुआ। इसके अलावा गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं गोल्ड की प्राइसेस की, तो कल गोल्ड की प्राइसेस में 1% इजाफा हुआ, जिसके बाद फ़ी ऑन सोना 24 कैरेट $1867 का हो गया है। तो ओवरऑल इस वक्त ये बहुत अचंभे की बात है कि कमोडिटीज़ प्राइसेस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस तनाज़े का, और इसी ज़मन में हमें एक बेहतर मौची हिकमत अमली मुरतब करनी होगी ताकि हम अपने मौची आशारियों को दुरुस्त सिम रवा दवा कर सकें। इसके अलावा पाकिस्तान हूजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने MD SHGC और वफाकी वजीर पेट्रोलियम को ख़त लिख दिया और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि सनतों को गैस मुहैया नहीं हो रही, जिसके बाद एक्सपोर्ट टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली एक्सपोर्ट में 65% हिस्सा टेक्सटाइल का है, और जब टेक्सटाइल सेक्टर को, एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस नहीं मिलेगी तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि हमने अपना एक्सपोर्ट टारगेट मिस किया था। इस साल भी खदशात हैं कि हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट मिस करेंगे, क्योंकि सनतों को रोज़ाना की बुनियाद पर 12 घंटे गैस लोड मैनेजमेंट प्लान का सामना है। पूरे सिंध के अंदर सनतों को 12 घंटे
गैस नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासर हो रहे हैं। सनअतों के लिए सुबह 7 से 11 बजे गैस बंद होती है, उसके बाद शाम 5 से 11 बजे तक गैस बंद होती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ जावेद बिलवानी ने ख़त लिखा है MDSHGC को कि वो अपनी पॉलिसी वाजे करें और मिनिस्ट्री को कि वो अपनी पॉलिसी वाजे करें, कोई मौसर हिकमत अमली बनाएं और सनअतों को गैस मुहैया करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सिंध से नए गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। और हमारी पेट्रोलियम ने इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है कि सिंध के शहर गोटकी से नए गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। मारी गाजी फील्ड 2 ये एक फील्ड है जिससे गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और मारी पेट्रोलियम ने इस हवाले से 11 सितंबर को ऑपरेशन शुरू किया था और बिलाखिर उनको कामयाबी मिली और 1 करोड़ 11 लाख मुकफ़्फ़िट गैस इनको हासिल हुई है इससे। और फिर हुकूमत की पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए इस गैस को सिस्टम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ट्रेड पाकिस्तान की कहाँ खड़ी है, बार्टर ट्रेड सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से रिफॉर्म्स कर रहा है, क्या अफगान ट्रांजिट ट्रेड बेहतर हुई है जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असर मुरतब हुए हैं। इसके अलावा स्टील सेक्टर के बारे में बात की जाएगी आज के प्रोग्राम में कि स्टील सेक्टर को आज किन मसाइल का सामना है। सरी की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है, लेकिन जो खदशात जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टील सेक्टर को लेकर लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। जुबैर साहब, GSP स्टेटस तो हमें मिल गया है, लेकिन हम इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे? हमारे पास बिजली और गैस के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? GSP प्लस स्टेटस हमको मिला नहीं है, हमको इसका जो है ना वो रिन्यूअल हुआ है। जी बिल्कुल। 3 साल से हमारे पास है और हम जो बड़े परेशान थे कि अगर GSP स्टेटस में अगर प्रॉब्लम आया तो वैसे ही EU की हमारी एक्सपोर्ट्स है, पूरी दुनिया से EU की एक्सपोर्ट जो है वो कोई 13% डाउन, हम भी उसी के अंदर आ जाते। क्योंकि अगर हमारा ड्यूटी का स्ट्रक्चर अगर हमारा सेम रहता और अगर सेम जैसे दुनिया के साथ ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के साथ होता, इसका मतलब ये होता कि हमारी मसनूआत की प्राइसेस जो हैं वो 13 से 17% में इजाफा हो जाता। अब ये अगर 0% के ऊपर कंटिन्यू उन्होंने रखा है तो हमारी सांस में सांस आई है। तो कम अज कम जो है ना ये GSP प्लस की वजह से हमारा जो बायर है वो पाकिस्तान से खरीदने पर तरजीह देगा, इसलिए कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी का 0 लगेगी या मिनिमम लगती है। अब ये 2 चीजों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये दूसरी बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो यूरोपियन यूनियन का जो इंपोर्टर है वो भी रिलक्टेंट था कि जी अब मैं पता नहीं है मैं यहाँ GSP प्लस पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं उस मुल्क से लूँ जिसके पास GSP स्टेटस है ताकि मुझे ड्यूटी ना भरनी पड़े। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म वायदे भी नहीं हो रहे थे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं हो रहे थे, नई एलसियां भी नहीं आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम चीजें जो है इससे हम निकल आए और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला यूरोपियन यूनियन में हमारा एक्सपोर्ट जो है ना कॉन्फिडेंस आ गया है, इसलिए इसके अंदर बढ़ेगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है गैस और इलेक्ट्रिसिटी का, डेफिनेटली जी जो है ना वो मिनिस्ट्री को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बनाई हमने प्रेजेंटेशन कि डॉट टू डॉट कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। क्योंकि बांग्लादेश की इसी पीरियड में जब यूरोपियन यूनियन की इंपोर्ट घटी है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट उनके यहाँ बढ़ी है, उसकी वजह हम तलाश कर रहे हैं और हमें सारी वजूहत में सबसे सरफहरिस्त जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस है, प्रेशर का नहीं होना है, फिर इसके बाद प्राइस ऑफ द गैस है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का है, फिर आपका तेज इंटरेस्ट रेट के ज्यादा होने का है, फिर रीफाइनेंस का नहीं होने का या ज्यादा होने का है, ये तमाम चीजें, और एलपीओ को नहीं खुलने का है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में कमी होने का है। यानी ये 6 सीधा मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटेबिलिटी में बांग्लादेश के सामने, इंडिया के सामने, चाइना के सामने हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी वजह से हमारा जो लो रैक की जो मटेरियल है उसके अंदर जो है ना बड़ी कमी वाकई हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया और अगर हमने अपनी कॉस्ट को ठीक नहीं किया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम नहीं किया, या कम नहीं करना है, हमें रीजन के बराबर अगर नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो। जुबैर साहब, ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि निगरान हुकूमत मिनी बिल लेकर आ सकती है, मजीद टैक्सेस कॉर्पोरेट सेक्टर पे ऐड ऑन कर सकती है, इंटरनेशनल प्राइसेस
पेट्रोल की बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये सारे अवामिल हो जाते हैं, बिजली गैस मजीद महंगी हो जाती है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ खड़ा होगा? कैसे हम एक्सपोर्ट टारगेट अपना अचीव कर पाएंगे? देखिए, इस वक्त तो जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं और जो ये पैलेस्टीनियन और इसराइल की जो जंग है, जी। फिर आपके यूक्रेन वाली है, इससे जो है बहुत नेगेटिव असरात हैं। और ये इसराइल वाली जंग के बाद जो है ना प्राइसेस कम जा रही थी, 94 को टच करके फिर वो 84 पर वापस आई थी। हमें उम्मीद रह गई थी हम जो है ना इसके अंदर अब जो है ना और प्राइसेस नीचे जाएंगी और हमारा जो है ना वो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यहाँ जो है ना अब इस वॉर के शुरू होने के बाद प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई, सब अपनी अपनी जो है ना वो सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेरी वेरी बैड। लेकिन एक साथ आप ये भी देखें कि जब इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है तो जो है ना इकोनॉमी में वैसे ही असर आता है, ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर आया है। जी। और अगर अल्लाह ना करे वो अभी ये लंबी चलती है वॉर, तो इट विल बी वेरी वेरी बैड एटलीस्ट फॉर द मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे लिए बड़ी तकालीफ मुझे आगे नजर आती है। अल्लाह खैर का मामला करे और मैं दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह फलस्तीनियों को जो है ना और इसराइल को अकल दे, वो ऐसा करने के लिए निकले हैं जो कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमको दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह जो है ना हमारी हिफाजत करे और ये जो मामलात हैं उनको ठीक कर दे। अच्छा जुबैर साहब, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बार्टर ट्रेड से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रही है? जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हवाले से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या समझते हैं आप? देखिए, उसकी एक बेसिक वजह यह है कि हमने एसआरओ निकाल दिया बार्टर ट्रेड का, जी। एसआरओ 642। और ईरान और अफगानिस्तान ने अपने तय कोई उसको अपना एसआरओ कोई अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई निकला हो। क्योंकि जब तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी और उनकी तरफ से लेजिस्लेशन नहीं होगा, उनकी तरफ से वो कानून नहीं बनेगा जैसे हमने बना दिया है, जी। तो इसका फायदा या नहीं फायदा तो बात की बात है। और दूसरी बात यह है कि जब बार्टर ट्रेड की जब आप बात करते हैं तो कोई ना कोई एक सेंट्रल पोजीशन होती है जी। जिसके अंदर आप चलते हैं। मिसाल के तौर पर आप ईरान से आपने चावल दिया और पेट्रोकेमिकल्स की आइटम्स ले ली, जी। ईरान के ऊपर सैंक्शन है और कई किस्म की प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें अफगानिस्तान में तो हमारी बॉर्डर ट्रेड है और हमारे वैसे ही मामला जो है ना उस हिसाब से चलते हैं। ये दो ही मुल्कों के साथ हमारे जो है ना बार्टर ट्रेड के इम्कानात हैं। ईरान में थोड़ी बहुत हो रही है और मेरा ख्याल है इसमें और इजाफा होगा। अफगानिस्तान में बहुत कम हो रही है, लेकिन इसमें इजाफा हो सकता है अगर हमारे जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप ठीक हो जाए। अच्छा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बातें हो रही हैं कि इसको दोबारा से ओपन किया जा रहा है केस को, आप क्या समझते हैं? कुछ पेशरफ्त हो सकती है मुस्तकबिल में? अल्लाह करे हो। मैं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर भी मैं कह सकता हूँ कि जो है ना ये इट इज नॉट द पाइपलाइन फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान। If you really want to support Pakistan, this is the way to support Pakistan. We are gas-starved country, and Iran is gas-rich country. Why we are not being allowed? Don't look at Iran. Look at Pakistan. You want to? We are your allies. अगर आप हमको support करना चाहते हैं, kindly consider that this pipeline is a lifeline for Pakistan and Pakistan's industry. तो बिल्कुल सही बात है जी, हम चाहते हैं कि sanctions की जो बातें हैं यूएस हमको वन टाइम परमिशन दे इस गैस पाइपलाइन को, क्योंकि गैस पाइपलाइन ईरान की बॉर्डर तक आई है, हमें कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा जी। हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन होगा अगर ये हो जाए। मैं बहुत दुआ हूँ अल्लाह से भी और मैं सबसे अपील करता हूँ कि हमारी लाइफ लाइन है उसको अलाउ करें। कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है इस हवाले से? कोई आपने देखा कि कोई निगरान हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील दी या कोई रवाबित शुरू हुए, इस हवाले से कोई खबर आई है? ये मेरे इल्म में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ईरान ने अलबत्ता ये कहा है क्योंकि जो है ना आपने पाइपलाइन हमने आपसे एग्रीमेंट किया था, जी। उसका क्या होगा वो एक अलग बात है। लेकिन इसके साथ हम दोनों की तरफ से होनी चाहिए और इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको हमें जो है ना थोड़ा सा हौसला देना चाहिए और एक काम को करने की इजाजत क्या मतलब उसको हम कर सकते हैं ऐसी पोजीशन लानी चाहिए। अच्छा, अब रीजनल ट्रेड की ज़रा बात कर लेते हैं, तो रीजनल ट्रेड में क्या आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान भारत से तिजारत कर सकता है रीजनल ट्रेड को बेहतर करने के लिए, हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको कम करने के हवाले से? आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा प्लान हो रहा है या कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए, जो इस वक्त ताल्लुकात हैं भारत जी। वो मतलब ये कि मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात हो। तो मैं
तौर पर मैं समझता हूँ कि रीजनल ट्रेड कंट्री ट्रेड है, सबसे ट्रेड है तो पाकिस्तान का भला है। इसके साथ हमारी ट्रेड करना भी चाहिए और हमें उनमें चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, इसके अंदर जो है श्रीलंका है, हमको सब साथ जो है ये सार्क के ट्रेड। जी जुबैर साहब, गोल्ड की एक्सपोर्ट के हवाले से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपनी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को सौंप दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का तो ये काम नहीं है कि वो गोल्ड की एक्सपोर्ट के हवाले से कोई मुसव्वदा बनाए, तो गोल्ड मार्केट में खलबली मची हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्यों नहीं करना चाह रही, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैनेजमेंट तक मिनिस्ट्री की डिस्ट्रिक्ट से बात करके कॉमर्स ये मेरे कमेटी का ये मुझे अगर आप बात करते हैं कि वो रिपोर्ट होता है और सुनारे जो है अपने वो उसके ऊपर काम करते हैं और अपना जो ये टैक्स बना के बेचते हैं, मेकिंग के चार्ज करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर जस्टिस होगी, मेरी अकल काम नहीं करती, ये तो कॉमर्स का काम है और मैं समझता हूँ वो गलत फहमी है, कॉमर्स करेगी। अच्छा जुबैर साहब, आखिर में ये बताते हैं कि आज आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड का पलड़ा भारी देखते हैं पाकिस्तान में, या फिर बार्टर ट्रेड सिस्टम का पलड़ा भारी देखते हैं? आज क्रैकडाउन के बाद भी आप क्या समझते हैं, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पलड़ा इसमें कोई है ही नहीं ना, क्योंकि आप ट्रांजिट ट्रेड की जब आप बात करते हैं तो पूरे अफगानिस्तान की पूरी दुनिया से जितनी ट्रेड है, जितना इंपोर्ट है, वो सारा हमारे थ्रू निकलता है, हमारे टेरिटरी के थ्रू कराची पोर्ट पे वो आता है, वो बाई रोड जो है ना अफगानिस्तान में जाता है। वो तो खैर बहुत ज्यादा 75,000 से 80,000 कंटेनर साल के होते हैं, तो इसमें बार्टर ट्रेड का उसको आपस में कोई लिंक नहीं है। बार्टर ट्रेड बिल्कुल कंप्लीटली कुछ और चीज है, यानी पाकिस्तान की बनी हुई मसनूआत जो है वो अफगानिस्तान में बेचते हैं वो है, और ट्रांजिट ट्रेड में पूरी दुनिया की मसनूआत है जो वो खुद अपने कहीं इंपोर्ट करते हैं और वो लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रेड साइकिल को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी होगी। रीजनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा। जो बार्टर ट्रेड सिस्टम है इससे फ़ायदा उठाना होगा बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि पाकिस्तान का ट्रेड साइकिल बेहतर हो सके। यहाँ पर वक्त ब्रेक का गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जब डॉलर कम होता है तो उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान के मुताद्दिद कारोबारी सेक्टर्स पर मुरतब होते हैं, और इसी हवाले से स्टील सेक्टर पर भी हमने देखा है कि इसके मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। सरिये की कीमत में कमी हुई है, स्टील की प्राइसेस में तवातुर के साथ कमी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वाजिद बुखारी, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। पहले तो ये बता दें कि सरिये की कीमतों में कितनी कमी हुई है? फी टन सरिया हमने देखा था 3 लाख रुपए तक पहुंच गया था, अब डॉलर तो कम हो रहा है तवातुर के साथ, तो कहां पे पहुंच गई है स्टील प्राइसेस डिक्रीज होकर? देखिए, रिसेंट पिछले 2 वीक्स में तकरीबन स्टील की प्राइस 5 से 7% कम हुई है जी। और लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस इज़ टेम्परेरी। कल अगर डॉलर की पैरिटी में फिर फर्क आता है और रुपये यानी डॉलर फिर महंगा अगर होने की तरफ जाता है तो ये प्राइसेस बाउंस बैक करके दोबारा इंक्रीज भी हो सकती हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग ये बिकॉज हमारा सेक्टर इज़ अ कम्पेटिटिव सेक्टर, तो इसमें जो डॉलर पैरिटी में जो कमी आई है तो वो सारा जो उसका बेनिफिट है वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया गया है, और समझता हूँ कि इस वक्त हमारा एंड कंज्यूमर है वो इससे बेनिफिट कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त फी टन सरिया कहाँ पे पहुंच गया है, और अगर डॉलर जिस तरीके से कम हो रहा है, हम देख रहे हो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि डॉलर 250 तक चला जाएगा, तो आप सरी की कीमतों को मुस्तकबिल में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, डिपेंड्स, जैसे कि अभी प्राइसेस जो डॉलर की नीचे आई हैं तो वो उसका बेनिफिट एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया गया है जी। और आने वाले दिनों की अभी फिलहाल कुछ ऐसे कहा नहीं जा सकता। अगर अभी सिचुएशन बड़ी एक फ्लूइड सिचुएशन है, मिडिल ईस्ट में एक जंग की सिचुएशन है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल प्राइसेस का ट्रेंड क्या होगा। अच्छा वाजिद साहब, जिस तरीके से एनर्जी टैरिफ में इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट हुआ है स्टील सेक्टर पर? डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत जो है जब बढ़ेगी उससे बिजली की कीमत बढ़ती है,
और आप को मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टील मेकिंग में पावर या एनर्जी और दिस इज द सेकंड मेजर रॉ मटेरियल इन स्टील मेकिंग। जी। और जब ये पेट्रोल या पावर की जो ही बढ़ती है तो इट इम्पैक्ट्स स्टील और वो दे आर अबाउट टू इंक्रीज। अच्छा वाजेद साहब, मुझे ये बताएं कि स्मगलिंग नेटवर्क की वजह से स्टील सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना था। अब स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कितना आपको फ़ायदा हुआ है इस सेक्टर को, कितना टैक्स का फ़ायदा हुआ है, और आप समझ रहे हैं कि वाकई में जो क्रैकडाउन हुआ है इससे स्मगलिंग टूटी है स्टील सेक्टर की? देखिए, स्मगलिंग में इस चीज़ का हम लोग गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहेंगे और स्मगलिंग गवर्नमेंट्स लिए हैं जिसकी वजह से पिछले चंद वीक्स में स्मगलिंग को रोका गया है, इफेक्टिवली रोका गया है। और इससे पहले तो स्मगलिंग का आप समझे फ्लड गेट्स ओपन थे और बहुत स्टील आ रहा था, जी। कराची लाहौर हर जगह बिक रहा था। लेकिन अभी कस्टम डिपार्टमेंट है चाहे गवर्नमेंट है, ओवरऑल क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट के इसके ऊपर बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए हैं और स्मगलिंग को रोका गया है। स्मगलिंग कहाँ से हो रही थी वाजेद साहब, और उससे कितना नुकसान हो रहा था एक अंदाजे के मुताबिक? देखिए, उसमें सबसे बड़ा लूज़र तो गवर्नमेंट है, जिसके के हमारा ये एस्टिमेट था कि पिछले एक साल में तकरीबन एक साल के अरसे में 4-5 लाख टन स्टील जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान के रास्ते आता है। ईरानी स्टील ही था लेकिन वो ईरान से आता है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो हैं एरिया से आ रहा था और उससे हुकूमत को साल का तकरीबन 25 अरब रुपए का सिर्फ रेवेन्यू में लॉस हो रहा था, जो कि अभी ये गवर्नमेंट इसको बचा सकती है थ्रू इफेक्टिव मेजर्स एंड इसको रोकने से। लेकिन वाजेद साहब, अब चूंकि स्मगलिंग नेटवर्क को सबूताज किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि स्टील सेक्टर हुकूमत को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है सालाना तौर पर? देखिए, इसमें अगर ये सस्टेन्ड रहता है कुछ अरसे की, तो स्मगलिंग का एक जो बहुत बड़ा जो हमें खदशा रहता है कि स्मगलिंग ऐसे ही है जैसे एक रेड बटन है और एक ग्रीन है। आप रेड को बटन दबा दिया, स्मगलिंग रुक गई, और आपने जब ग्रीन बटन दबाया तो स्मगलिंग शुरू हो गई। जी। तो इस पे थोड़ा सा इस स्टेज पे प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अगर ये एक साल तक, ये 6 महीने मिनिमम स्मगलिंग नहीं होती तो डेफिनेटली इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। बलूचिस्तान में जो इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो चुकी है, जो मेल्टिंग इंडस्ट्री है, वो रिवाइव होती है, लोगों को जॉब्स उसमें जॉब्स मिलेंगे, तो दिस विल बी इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन ऑन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अच्छा वाजेद साहब, तामीराती शोबा तो ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया है, तो आप नहीं समझते कि इससे स्टील सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है? जी, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी पिछले कुछ अरसे से तो बिल्कुल बैठी हुई है और उसमें डेफिनेटली इकोनॉमी जब चलती है तो सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, और जब स्टील सेक्टर चलता है उसके साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिंक्ड है, सीमेंट है, शीशा बनाने वाले, पेंट बिल्कुल वाले। वैल्यू एडेड सेक्टर है स्टील सेक्टर। जी। तो उससे ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल एट अ मिनिमम लेवल है इस वक्त, और उसकी वजह से स्टील सेक्टर पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है और डिमांड में बहुत कमी है इस वक्त। एक्सपोर्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर गवर्नमेंट स्टील सेक्टर को एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाती है, जो कि पहले भी हमने देखा है कि एक्सपोर्ट के फिगर्स रहे हैं इसके, लेकिन स्मगलिंग की वजह से इसकी एक्सपोर्ट काफ़ी डाउन हो गई थी, तो मुस्तक़बिल में क्या पॉलिसी है? क्योंकि आप एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से रवाबित हुए इस हवाले से? जी, हमने गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को हम एंगेज करते हैं इस हवाले से, और आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले तकरीबन 4-5 सालों में स्टील के यही जो बड़े प्लेयर्स हैं वो दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू एक्सपोर्ट ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम टू चाइना। और पिछले चंद सालों में ये सेक्टर जो है ये 5वां बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो है एज एमर्ज हुआ है। जी। और पिछले साल इस सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स थी कॉपर, लेड बाई कॉपर और बाकी कुछ मिला के तकरीबन 1250 मिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी। जी। और इसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा इंडस्ट्री को मज़ीद फैसिलिटेट करे, इनकी जो स्कीम्स हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड, जैसे EFS स्कीम है, जी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, उसको बेहतर बनाए तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। और अगले चंद सालों में ये सेक्टर
3, 4, 5 या 8 बिलियन तक भी जा सकता है। इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की मजीद सेक्टर को हेल्प की फैसिलिटेशन साइड पे ज़रूरत है। तो दिस सेक्टर हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब तो एलसीज के मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं, तो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, तो आप समझते हैं कि इंपोर्ट के जो मामलात हैं वो मुस्तकबिल में अब पेश नहीं आएंगे, आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जिससे आप लोगों का जो कारोबारी पहिया है वो रवादवा रहेगा? देखिए हमजा साहब, अभी एक्सपोर्ट में कुछ थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर मिली है, लेकिन थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। असल में इशू ये है, देखें पाकिस्तान में जो इस वक्त शरह सूद आसमान को बातें कर रही है, बिजली के रेट आसमान को बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना पूरी इकॉनमी बैठी हुई है, लोगों की बाइंग पावर नीचे चली गई है। तो इट्स अ फुल पैकेज। उसमें जहां एलसीज में कुछ थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिली है, लेकिन ये बाकी जो एरियाज हैं इसमें अभी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है। और इस वक्त हमारे जो सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने लॉसेस डिक्लेयर किए हैं, और बाकी भी अभी कुछ इंडस्ट्री बंद हो गई है, और बाकी जो जस्ट सर्वाइवल, मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में अगर इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाती है तो ये भी एक इंडस्ट्री की अचीवमेंट होगी। बट एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैलेंजिंग इस सिचुएशन में इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रही है, एंड दिस सेक्टर is fast emerging as an exporting sector in copper and aluminum also. This is the positive side. बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, आपने बड़ी वैल्यूएबल बात की, बड़े मीनिंगफुल पॉइंट्स आपने उठाए कि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दे तो तमाम सेक्टर्स जो इस वक्त रेड जोन में दाखिल हैं, जाहिर सी बात है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल इस वक्त -12% पर हैं, तो ये ग्रीन जोन में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको एनर्जी क्राइसिस को दूर करना होगा, एनर्जी टैरिफ में कमी करनी होगी, फैसिलिटेट करना होगा एक्सपोर्ट सेक्टर को। हमने गुज़श्ता साल भी देखा था कि एक्सपोर्ट टारगेट हमने मिस किया, और इस साल भी हमें ये खदशात है कि हम अपना एक्सपोर्ट टारगेट मिस करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा स्टील सेक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो उसको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट 22% पर होगा और उसमें काइबोर एड ऑन होगा, बिजली और गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इस वक्त फिगर है वह आउट हो जाएगा और हम अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिस करेंगे। इसी वजह से सनतकार और बिजनेसमैन इंतहाई परेशान है, और निगर हुकूमत बेहतर से बेहतर मौशी पॉलिसी मुरतब करने में तो लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि IMF की ईमा पर मिनी बिल आ सकता है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस एड ऑन होंगे और टैक्सेस का एक और बोझ लादा जाएगा आवाम पर, और इसकी वजह से मजीद तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं। लेकिन अगर हमने अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है तो अपने जो टैक्स हमारा नेट है उसको बेहतर करना होगा, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा, ताकि हम अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर अचीव कर सकें, अपने रेमिटेंसेज की फिगर्स अचीव कर सकें। अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किलात मुस्तकबिल में मज़ीद खड़ी हो सकती हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।